नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक है गरम दल और नरम दल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। जो नरमपंथी जो नेता थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से, दोनों से, या फिर पंजाब से। तो जो अधिकतर जो नेता थे नरमपंथी वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्र। नरम दल के जो नेता थे वो उनमें से कौन कौन से आ जाएंगे? तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद बनर्जी यानी WC बनर्जी, तैयब जी और भी काफी नेता थे जो नरमपंथी थे। इनका जो मतलब जो नीति अपनाई थी, इन्होंने प्रतिवेदन की नीति अपनाई थी, यानी कि अपनी याचना के माध्यम से जनता की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाना। ठीक है, ये काम किया जाता नरमपंथियों के द्वारा। और सबसे ज्यादा कहां से जुड़े हुए थे? तो शहरी लोग जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1916 में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की। अंबिका चरण मजूमदार। इसके अंतर्गत जो हुआ गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल एक हो गए, मतलब साथ में आ गए। दूसरा काम इसके अंतर्गत और क्या हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये भी दोनों क्या हो गए? एक हो गए। ठीक है, अब इनको एक कराने में मतलब प्रयास किसने किया? तो गरम दल और नरम दल को एक कराने का प्रयास जो है एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक कराने का काम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, यानी कि BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने काम किया। इतना याद रखना है। और इसी दौरान इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखना है कि यह कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, इतना याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? यानी कि नरमपंथी था, उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी याद रखना है एक, जिससे याद सभी लोग रखते हैं, बाल, पाल और लाल, लाल बाल पाल।
कैसे? लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र पॉल। एक व्यक्ति और थे, उनका नाम भी याद रखना है, अरविंद घोष, अरविंद घोष। ये जो है उग्रवादी नेता थे। इनकी नीति क्या थी? अग्रेसिवनेस, मतलब सक्रिय नीति। ये मतलब जो याचना, प्रतिवेदन, इसकी नीति को नकारते थे। इनका कहना था कि जो भी करना है इंस्टेंट करना है और जल्दी से जल्द करना है, अग्रेसिव नहीं लेके, ठीक है। प्रतिक्रियावादी नीति थी इनकी, ऐसे हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठना है, कुछ करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा, इस प्रकार की नीति थी उग्रवादियों की। तो इनमें से कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ये तो थे ही। मदन लाल डींगरा, ये भी है। ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं यह नरमपंथी है, बाकी सब कैसे हैं? उग्रपंथी हैं। मदन लाल डींगरा और ऊधम सिंह ये क्रांतिकारी हैं, परंतु वो भी कैसे हैं? उग्रपंथी हैं। परंतु जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं यह क्या है? तो नरमपंथी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी जी जब वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। तो गोपाल कृष्ण गोखले से जब मिले गांधी जी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जब उनसे कहा कि आप 1 वर्ष तक बिना कुछ किए पूरे भारत का भ्रमण करें और देखें कि इसके भारत के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं और यहाँ पे किस हिसाब से काम करना चाहिए। ये बात गोपाल कृष्ण गोखले ने कही और गांधी जी ने वही किया। 1 वर्ष तक इधर उधर घूमते रहे और भारत की स्थिति का जायजा लिया। फिर उसके बाद में पहला सत्याग्रह उन्होंने किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में की और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष भी बने। कब बने? तो 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इतना याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। किसके बाद से आया? मतलब इंडियन नेशनल जो कांग्रेस में थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का मतलब प्रभाव जो है कब से आया? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद या 1919 के बाद? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, जिसकी घोषणा जो है बंगाल विभाजन की कब की गई? तो 20 जुलाई 1905 को। और यह प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। गर्मपंथी जो नेता थे वो कहते थे कि स्वदेशी आंदोलन न केवल बंगाल के अंदर किया जाए बल्कि पूरे भारत के अंतर्गत इसका विरोध किया जाए, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए। परंतु जो नरमपंथी थे वो उनका कहना था कि केवल यह बंगाल की समस्या है तो इसलिए बंगाल में ये चलाना चाहिए। और भी कई सारे फैक्टर थे जिसके अंतर्गत इन लोगों में मतभेद हुए। फिर उसके बाद में 1906 के अंतर्गत, मतलब 1906 के बाद में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। उसके बाद में ही क्या इनका प्रभाव बढ़ने लगा। जब बात नहीं बनी तो फिर क्या हो गया? अलग अलग हो गया। बंगाल का
गरम दल और नरम दल जो है इनका विभाजन हो गया 1907 में। तो 1906 के बाद में ही गरम पंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1906। अगर पूछा जाए कि गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था तो 1907 में। कहां पे सेशन हुआ था तो ये सूरत अधिवेशन सूरत में यह अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की। रास बिहारी बोस इन्होंने अध्यक्षता की और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए। ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। मतलब गरम दल से कौन संबंधित थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर अरविंद घोष। तो गरम दल से कौन कौन थे, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों लोग जो है किससे संबंधित थे तो नरम दल से, नरम दल। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इन्होंने कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। कब कब, 1886 में, उसके बाद में 1893 में, फिर उसके बाद में 1906 में। 1906 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ और उसी के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वराज शब्द का उल्लेख किया। मतलब स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। अगर क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आया कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, और ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी हैं और दयानंद सरस्वती भी हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा तो दयानंद सरस्वती, क्योंकि स्वराज शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले उनके ही द्वारा किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी थी, धन के निष्कासन का सिद्धांत, और इसके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह पुस्तक जो है कौन सी, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसका विमोचन जो है 1901 में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी टीआरई में। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे, गुरु थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई तो 28 दिसंबर 1885 में हुई। किसके द्वारा हुई तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अधिकारी था जिसको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। उसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और उसके अंतर्गत कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिसके अंतर्गत 2 मुस्लिम सदस्य थे। याद रखना, सेकंड वाले सेशन का पूछ चुका है कि कितने मुस्लिम सदस्य थे, तो उसमें 33 थे। तो फर्स्ट वाला भी पूछ सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। मतलब इनमें से कौन गरम दल का नेता है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.जी. तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक जो है वो नरम दल से संबंधित नहीं है, किससे है तो गरम दल से। बाकी तीनों लोग दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों लोग जो है नरम दल से संबंधित हैं। ठीक है, एम.जी. रनाड़े महादेव गोविंद रनाड़े, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ठीक है, 1870 में। याद रखना इसके बारे में, एम.जी. रनाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। जो नरम दल के नेता थे उनकी आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो प्रतिवेदन की नीति थी, प्रतिक्रियावादी नीति नहीं थी। वह निरंतरता पर क्या करते थे? विश्वास रखते थे, संविधान पर विश्वास रखते थे, वो कानून में विश्वास रखते थे कि कानून के माध्यम से हम लोग हमारी जो मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे। ठीक है। राजा वामपंथी आंदोलन मतलब राज वामपंथी आंदोलन प्रतिवेदन की नीति का उपयोग करते थे नरम दल के नेता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा वामपंथी आंदोलन। ठीक है। संवैधानिक प्रतिवेदन के मतलब पद्धति का इन्होंने उपयोग किया और इसी पद्धति को जो है गरम दल के जो नेता थे वो याचना भीख मांगने वाली संस्था के रूप में इन्होंने इसकी आलोचना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। जो बीजी तिलक है इनको लोकमान्य तिलक के नाम से कब से मतलब कब से जानते हैं? वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने तब से, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया तब से, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो किसके लिए उन्होंने मतलब जो है लोकप्रियता बढ़ी उनकी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रवादी कार्यों के बाद कई बहुत सारे राष्ट्रवादी कार्य किए जिसके लिए उनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब किसको कहा जाता था? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन आया था 1927 में, उसका कमीशन बना और 28 में भारत में एंट्री की। तो सभी दलों ने मतलब एक निर्णय लिया कि साइमन कमीशन का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो पंजाब में लाला लाजपत राय ये भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, परंतु लाठी चार्ज हुआ और लाठी से चोट भी लगी उनको। जब चोटिल हो गए तो उसी टाइम पे इन्होंने एक बात भी कही कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठुकी एक एक कील के समान होगी। यह बात इन्होंने की। फिर कुछ दिनों के बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, लाठी के मतलब चोटिल हो जाने की वजह से। जिसके बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हैं, इन्होंने जिसने आदेश दिया था लाठी चार्ज का उसको मार डाला और उसके लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। और इसीलिए जो है इन लोगों को फांसी भी दे दी गई थी, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को। चलिए उसको हम आगे देखेंगे जब हम लोगों का क्रांतिकारी आंदोलन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो लाला लाजपत राय के बारे में इतना याद रखना है, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है और शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी देहांत की बात करें तो नवंबर 1928 को देहांत हो गया था। नवंबर 1928 को देहांत हो गया।
एडिशनल याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 5 वर्ष की, 7 वर्ष की, 6 वर्ष की या फिर 8 वर्ष की? तो कितने वर्ष की जेल हुई थी? 6 वर्ष की जेल हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए इनकी पत्रिका थी, क्या थी? केसरी। ठीक है, जिसमें इन्होंने लेख प्रकाशित किए, जिसके लिए इनको क्या करना पड़ा? राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया इनके ऊपर और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 6 वर्ष की सजा। और कौन सी जेल में ये रहे? तो म्यांमार की मांडले जेल में। म्यांमार की मांडले जेल में ये रहे। म्यांमार की मांडले जेल में। और यहीं पे इन्होंने इसी जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी। गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है, जिसे जेल के अंदर इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया और फिर 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इस शब्द का प्रयोग किया, मतलब स्वशासन, स्वराज शब्द का उपयोग किया। तो वह व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और भारत की वयोवृद्ध महिला कौन है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? क्या पूछा गया है? उग्रवाद नहीं है मतलब गरम दल से संबंधित नहीं है, मतलब किसा क्या पूछा गया कि कौन नरम दल से संबंधित है? तो ये तो 3 हमने देखे ही थे, बिपिन चंद्र पॉल, लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। लाल, बाल और पाल, और एक और व्यक्ति थे अरविंद घोष। अरविंद घोष। तो ये जो चारों नेता हैं ये किससे संबंधित हैं? गरम दल से, ठीक है। परंतु जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये किससे संबंधित है? नरम दल से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कौन नेता थे जो नरम दल से संबंधित थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, गोखले, ये सब क्या थे? नरम दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या सरदार भगत सिंह? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर प्रार्थना, याचना का विरोध करने की, राजनीति करने के जो आरोप लगाया है उसकी आलोचना की, मतलब भीख मांगने वाली संस्था भी कहा गया इन लोगों के द्वारा, जो गरम दल के जो नेता थे उनके द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? मतलब किससे नहीं जुड़ा था? उदारवादी से। इसमें बताना हमें कि उग्रवादी कौन था, उग्रवादी दल का नेता कौन था? फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर लाला लाजपत राय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है गरम दल से संबंधित थे। बाकी ये तीनों लोग जो है नरम दल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? बीसी पॉल, अरविंद घोष, तिलक या इनमें से किसी ने नहीं? तो बिपिन चंद्र पॉल ने भीख मांगने वाली संस्था कहा। किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा बिपिन चंद्र पॉल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिपिन चंद्र पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरीवाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या फिर मैजनी को? तो मैजनी को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैजनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस? इनमें से कौन जो है स्वदेशी के समर्थक थे, यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे अरविंद घोष थे। और इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता जो पंजाब से उसका नेतृत्व कर रहे थे, लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से बिपिन चंद्र पॉल। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को। किसके विरोध में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? किसको जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? और यह बात किसने कही थी कि भारतीय अशांति का जनक है? तो वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि लोकमान्य तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। तो याद रखना है वैलेंटाइन सिरोल के बारे में इतना। अगला क्वेश्चन है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी एक दिलचस्पी है। यह बात किसने कही थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बिपिन चंद्र पॉल ने, मैक्स मूलर ने या विलियम जोन्स ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है और कारण है। कथन क्या है? बाल गंगाधर तिलक एक सांप्रदायिकतावादी थे। तो ये एक बात गलत है। बाल गंगाधर तिलक जो है धर्म का राजनीतिक करते थे अस्त्र के रूप में, परंतु एक सांप्रदायिक नहीं थे। उनका मानना था कि धर्म से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और भारत को आजादी में सहयोग करेंगे। बस उनका उद्देश्य यही था, परंतु वो सांप्रदायवादी नहीं थे। तो कारण कथन क्या है? ये गलत है। कारण क्या है? उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो ये बात सही है। ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव और गांव क्लब, इस तरह की कई चीजें बनाई, मतलब संगठन बनाए और भारत की राजनीति मतलब जो अस्त्र के रूप में धर्म को राजनीति के अस्त्र के रूप में उपयोग किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? स्वदेशी आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में? तो कब? तो क्रांतिकारी आंदोलन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को, और यह बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में स्टार्ट हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो 8 अगस्त 1940 को भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने, मौलाना के आजाद, एम के अंसारी? तो किसने? शौकत अली ने। महात्मा गांधी, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। किचलू ने जो है इनकी क्या उठाई? अर्थी उठाई। और हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा। ठीक है, बीजी तिलक इनकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हुई। इसी दिन जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद में तिलक फंड भी बनाया गया। ठीक है, तो पूछा भी गया है कि अर्थी किसने उठाई? तो शौकत अली ने। और उसके बाद में उनके साथ में कौन कौन थे? तो गांधी जी, सैफुद्दीन किचलू यह व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थी उठाई। और शोक गीत जो है हसरत मोहानी ने पढ़ा।